नमस्कार आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को। मैं भास्कर दुबे। आज के हम लोगों का जो क्लास रहने वाला है वह यानी हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था, यानी जो आपके 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे शैक्षिक प्रबंधन और अनुशासन से। आज हम लोग वो बहुविकल्पी क्वेश्चन तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तो कर लिया था, लेकिन आज की जो हम लोगों की क्लास रहने वाली है, जो आपसे पूछा गया था 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय उत्तर, वो हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना समय खराब किए अपने क्वेश्चन की ओर, यानी जो हम लोग करना है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या रहने वाला था जो आपका 2023 में पूछा गया था। ये सारे प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए थे, तो ये सब हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में कर लिया है। आज की हम लोग क्लास यानी जो करने वाले हैं वह अति लघु उत्तरीय उत्तर वाला था, वो हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही रहने वाला है। ये कहाँ भाग जा रहा है? रुको रुको, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जो आपसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था ये पूछ रहा है यहाँ पर कि विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। यानी विद्यालय है उसमें जो बजट के कितने प्रकार हैं वो सारी चीजें आपसे पूछ रहा था। जो पहला प्रश्न आपका ये था, ये 1 नंबर का था, यानी हमें 25 शब्दों में इसे लिखना था। तो आप देख पाओगे बजट के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। बजट के पूछा जाए कितने प्रकार होते हैं, वो 4 मुख्य प्रकार होते हैं। बजट बनाने की विधियां, कंपनियां 4 सामान्य प्रकार के बजट का उपयोग करती हैं। पहला है वृद्धिशील, दूसरा है गतिविधि आधारित और तीसरा है मूल्य प्रस्ताव, और जो चौथा है आपका शून्य आधारित। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा ये रहा 17वां क्वेश्चन। जो मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जो मीना मंच है आपका सिलेबस में आप देखोगे, आपका जो किताब लगा हुआ है उसमें एक मीना नाम की एक लड़की है, उसी के बारे में पूरा सब कुछ वहां पर कथा कहानी बताया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछा था कि मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य हैं तो वह क्या है? तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यहाँ बच्चे न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशल भी सीखते हैं। क्रियात्मक शिक्षा बच्चों को सिखाने के लिए इंटरेक्टिव गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, यानी जिससे बच्चे इंटरेक्ट हों, बच्चे उसमें लगे रहें, तो उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वही कहते हैं मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो ये सारी चीज थी उस मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य में। मीना मंच के मुख्य तत्व थे जो शिक्षा पर था, ठीक है, स्वास्थ्य पर था, सामाजिक अधिकार पर था। और मीना मंच का महत्व ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 25 शब्दों में ही हमें लिखना है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि लड़कियों की सशक्तिकरण के लिए यह बहुत उपयोगी था। यह जो कथ कहानी था चैप्टर हम लोगों का है। और समुदाय में बदलाव और शिक्षा में सुधार, ये उसके महत्वपूर्ण तत्व थे, तो इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये पूछा गया था, मानवीय संसाधन के घटक बताइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानवीय संसाधन के घटक क्या हैं। तो आयु, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर, ज्ञान और क्षमताएं, कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण, ऊर्जा, ये सब आपके क्या हैं? ये सभी मानव संसाधन के घटक हैं। क्या हैं? मानव संसाधन के घटक के रूप में है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 2023 में शैक्षिक प्रबंधन में, वो ये था कि प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। आप इसलिए जरूरी से इस क्लास को देखिएगा क्योंकि आपका जब आने वाला जो एग्जाम होगा आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, आपको आंसर किस तरीके से करना है यहाँ पूछा सामान्य सा ही गया है कि प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है उसका आशय क्या है, यानी उसका मायने क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो प्रबंधन का मतलब है उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के कामों में समन्वय करना। मतलब इतना सही है, ये आप ध्यान रखना। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए संगठन का निर्माण, निर्देश और संचालन किया जाता है। प्रबंधन किसी संगठन के भीतर प्रक्रियाओं का ध्यान रखने की एक प्रक्रिया है।
तो इतनी बातें आप ध्यान रखना, प्रबंधन का आशय स्पष्ट करने के लिए आप इतना ही लिख देते तो आपका मतलब पर्याप्त था। पर ये कॉपी भरनी होती है, तो यानी तथ्य के साथ भी आप कॉपी इतनी सारी चीजें से भर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। शिक्षण में जो आपका लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए यह क्वेश्चन जो आपका 20वां क्वेश्चन था वो पूछा गया था। यह बच्चों में यानी क्या होता है वही बता रहा है कि यह बच्चों में कई तरह के कौशल विकसित करने में मदद करता है। आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, बारी बारी से काम करना, प्रतीक्षा करना, शब्दावली और सामाजिक कौशल, ये सब क्या है, उसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए ये सारी चीजें हैं कि प्रतीक्षा करना, शब्दावली, सामाजिक कौशल, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। लर्निंग कॉर्नर में बच्चों के लिए किताबें रखी जा सकती है। बच्चों को पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का आकर्षक तरीके से सजाया जा सकता है। आप देखोगे जब आप विद्यालय में जाओगे तो उसमें आप ये भी देख पाओगे कि बहुत सारी चीजें रखी होती हैं जिसमें गणना करने के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो वही हम लाइन से उसे सजा कर रखते हैं, पूछते हैं ये क्या है, इसको आप इसमें 3 होता है ना, गोटी की तरह रहता है, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं कि बच्चे इससे अच्छे जल्दी से सीख पाते हैं और इंटरेक्ट भी होते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए, जो कि क्या होता है वो सारी चीजें पूछ रहा है। किसी व्यक्ति या चीज पर निगरानी रखना या देख रेख करना पर्यवेक्षण का एक प्रक्रिया है। जैसे कि आप कोई क्लास या आप प्रिंसिपल हो ना, आप बैठे हैं अपने ऑफिस में, फिर आप निकलते हैं देखने कि ये बताइए आप इसलिए निकलते हैं कि देखें कि अन्य जो कक्षा में क्लासेस सही से चल रही हैं या नहीं, या कि पढ़ाया जा रहा है या नहीं, कि ऐसे टीचर वहां जाके सो रहे हैं। तो आप उस समय जब आप जाके जांच करोगे, निगरानी करोगे, तो वही आपका क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। तो वही बातें वही आपको लिखना है, शाब्दिक अर्थों में बना बना के आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। जिसमें किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन, निर्देश, सुधार किया जाता है, यानी वो फिर आप जब जाओगे देखोगे कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो आप उससे बताओगे कि ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाना, वही आपका निर्देशन है कि नहीं। पढ़ाओ, बताओगे कि इसको मार के नहीं पढ़ाना है। क्या होता है, बच्चे को बहुत पीटते हैं शिक्षक, लेकिन आप अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप क्या कहोगे कि नहीं, बच्चों को नहीं मारा जाता, इन्हें समझाओ अच्छे से। तो मारना पीटना नहीं, यानी पकड़ को पीट दो तुम लोग वहीं पर बच्चों में। पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति को पर्यवेक्षक कहते हैं, यानी जो पर्यवेक्षण करता है उसी को कहते हैं क्या, पर्यवेक्षक। आप कभी ये भी देखते होंगे कि जब आप एग्जाम दे रहे होते, कभी कभी आप जब इसका एग्जाम देंगे तो उस समय पर्यवेक्षक आता है। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो उस समय आता है पर्यवेक्षक, आप सभी का पूरा क्लास चेक करता है कि सही से आप एग्जाम हो रहा है, कि चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कोई पर्ची उर्ची तो नहीं लेके लिख रहा है। तो वो सारी चीज वही पर्यवेक्षक होता है, वही जो आता है वो क्रिया कहलाती है क्या, पर्यवेक्षण, यानी जो निगरानी देखता है। या पर्यवेक्षण पाने वाले व्यक्ति को पर्यवेक्षित कहते हैं। पर्यवेक्षण प्रशिक्षण का एक विस्तार है, यानी पर्यवेक्षण को बढ़ाता है। पर्यवेक्षण व्यवसायिक शिक्षण और विकास की एक प्रक्रिया है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। लिखना तो थोड़ा सा होता है, आप इतने से लिखेंगे तो काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, सूचना संकल्प के सोपान का उल्लेख कीजिए। यानी जो सूचना संकलन है, यानी जब हम सूचना को एकत्रित करते हैं उसी को संकलन कहते हैं। संकलन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। सूचना संकलन के सोपान का उल्लेख कीजिए, यहां पूछा जा रहा है। सूचना संकलन यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन का कार्य किसी भी अनुसंधान या अध्ययन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे आपका व्यवस्थित रूप से करने के लिए कुछ सोपान होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सूचना ठीक से और विश्वसनीय तरीके से संकलित किया जाए। नीचे सूचना संकलन के प्रमुख सोपान, वो बहुत सारे सोपान होते हैं, वो आप ध्यान रखना। तो आपको बस इतना ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया था, यानी जो 23वां क्वेश्चन आप लोगों का था, वो ये था कि ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जब आप इसे थ्योरी की क्लास करोगे तब आपको ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाया जाएगा। स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है,
समिति का मतलब सदस्य होता है, और और प्रधान अध्यापिका होती हैं जो समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायत बार्ड के 3 सदस्य होते हैं, यानी 2 तो ये मतलब 1 तो ये, और जिसमें से कम से कम 1 महिला सदस्य होती हैं। गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे आपके देखेंगे कि आपके दादाजी ही होंगे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, होंगे कि नहीं। उनकी 2-3 गांवों में अच्छी चल रही होगी, भले वो प्रधान नहीं है, भले वो अभी किसी वैसे पद पे नहीं है, पर ऐसा औहदा उनका रहा है, यानी पूर्व में वो प्रधान रहे हैं या पूर्व में वो जिला पंचायत रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति भी उसके सदस्य होते हैं ग्राम शिक्षा समिति के। ये ध्यान रखना। अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति, सेवानिवृत्त या वर्तमान शिक्षक, जिसमें से 2 सदस्य होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और गांव की नर्स, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो ये बात आप ध्यान रखना। जो गांव में नर्स होती है ना, जो करती हैं कि जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे होने वाले होते हैं, तो टीका उका वाला जो जिम्मेदारी होता है, या बच्चे हो भी जाते हैं तो उनके लिए टीके की जिम्मेदारी वो गांव की नर्स कहलाती हैं। तो वो सारी ये सभी मिलकर क्या, ये सभी आपके ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, समय सारणी से क्या लाभ होते हैं। तो समय सारणी से यार बहुत लाभ होते हैं। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें अगर आप एक अपनी व्यवस्थित समय सारणी बना रहे हो, तो आपकी जो हमारा टाइम टेबल जैसे बोलते हैं, वही सही समय सारणी है विद्यालय का। तो यहाँ विद्यालय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो, और वो हम देखेंगे। वैसे हमारे हर एक जीवन में, सबके जीवन में एक समय सारणी होनी चाहिए कि कब उठना है, कब खाना है, कि नहीं तो हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो के उठ रहे हैं। ठंडी है इस समय तो पता लग रहा है कि बच्चे सब लोग 8-8 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समय सारणी से समय और ऊर्जा की बचत होती है। तो अगर आपका सही समय सारणी होगा तो आपकी ऊर्जा भी बचेगी और समय भी बचेगा। इससे व्यवस्थित काम होते हैं, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित होता है। समय सारणी से छात्र और शिक्षक दोनों का ध्यान एक ही चीज पर रहता है। इससे दोहराव और ओवरलैपिंग जैसी समस्याएं नहीं होती। यानी कभी ऐसा हो गया कि कभी कोई काम हुआ ही नहीं, कभी काम हम टालते टालते ज्यादा बढ़ गया है काम, वही सारी चीजें। समय सारणी से स्कूल के संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है। यानी हमारी सही समय सारणी होगा तो कक्षाएं अच्छे से लगेंगी, बच्चों का हर एक सब्जेक्ट में वो पढ़ पाएंगे, वो सारी चीजें हैं। खाना अच्छे से बनेगा, बच्चे अच्छे से खाना भी खा पाएंगे, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। समय सारणी से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यानी अगर आपका काम समय से नहीं हुआ है तो आपको जवाब देना होगा, आपने सही से खाना नहीं बनाया है। विद्यालय में तो होती है ना खाना बनाने वाली, तो अगर वो समय से खाना नहीं बनाई है, या आप शिक्षक हैं तो आप समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हो, तो ये इसका आपको जवाब देना होगा। समय सारणी से अभिभावक शिक्षक बैठकों की सुविधा मिलती है। यानी आपने एक समय बता दिया कि महीने में इतनी तारीख हम अभिभावक से मिलेंगे, तो इससे अभिभावक को भी ठीक रहता है कि हाँ सर से इतनी तारीख को इतने बजे मिलना है, तो वो सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। समय सारणी से कक्षा में निरस्ता नहीं आती। यानी अगर आपको समय सारणी पता है तो कक्षा में निरस्ता नहीं है, क्योंकि अभी मैथ की क्लास हुई तो आपको पता है कि मैथ की क्लास के बाद कला की क्लास है, जिसमें कुछ न कुछ रंगेंगे पोतेंगे, वो सारी चीजें, तो निरस्ता नहीं आती। समय सारणी से सभी कार्यों में सामंजस्य बना रहता है। समय सारणी जब रहती है अच्छी, तो उसमें सभी कार्यों में सामंजस्य बना रहता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख देते। वैसे बहुत सारे पॉइंट आपको पता होंगे, खुद के भी आपके कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। जो पाठ सहगामी क्रिया है उनके उद्देश्य क्या होते हैं। छात्रों को लोकतंत्र और नागरिकता की शिक्षा देना होता है, छात्रों में नैतिकता के गुणों का विकास करना, छात्रों में सही गलत के निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाना, छात्रों में समस्या समाधान, तर्क और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, छात्रों में समय प्रबंधन का कौशल विकसित करना, छात्रों में शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाना, छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, छात्रों में सामाजिक विकास करना। ये सारी चीजें आपका आता है पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य, ये सारी चीजें होती हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।
ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है, इसे आप ध्यान रखना, ये पूछा गया था आपसे। तो बस इतना ही बहुत है, काफी है, क्योंकि एक नंबर के लिए आप कितना लिखोगे, इतना पर्याप्त है। किन्हीं चार प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। किन्हीं चार प्राकृतिक आपदाएं आपको पता है, सामान्य सा आपको पता होगा कि भूकंप आता है, बिजली गिरती है, बाढ़ आता है और ज्वालामुखी फटती है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो आप ध्यान रखना, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी। यहाँ बिजली नहीं लिखा है तो बिजली आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और विस्फोट, तो यहाँ चार पूछा था, यहाँ चार ये है, ठीक है। विस्फोट होना किसी, वो सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी, विस्फोट। और 90% से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं मौसम और जल से जुड़ी होती हैं। जलवायु परिवर्तन से तूफान की आवृत्ति, ये वो बेसिक बातें, बस आपको इतने सारे लिख देना था, वही पूछा गया था। तो प्राकृतिक तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। बाढ़, भारी बारिश, बर्फ पिघलने या नदियों, झीलों या महासागरों के बाढ़ से आती है। यानी जब बाढ़ कब आती है, जब कहीं कोई बांध टूट रहा हो या कहीं किसी नदी में ज्यादा पानी आ गया, तो आसपास के जो शहर होते हैं, आसपास का जो गांव होता है, एरिया होता है, वो डूबने लगता है। सुनामी कब आती है, जब सुनामी से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो जाता है। सुनामी बहुत खतरनाक होता है, ये भी आपकी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। भारत में सूचना का अधिकार, यह अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ है। जो सूचना का अधिकार है वह किससे, जिसे आरटीआर कहते हैं, आरटीआई ना, कहते हैं ना आरटीआई, आरटीआर नहीं कहते हैं, आरटीआई कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का हमें इंफॉर्मेशन होता है, यदि आप, हर ये अधिकार सबके पास है, किसके पास नहीं, ये अधिकार सभी के पास है। आप आप ये देख रहे हो कि अगर आपका शिक्षक हो और कुछ चीजें आपको जानना है कि आपके जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, या आपके साथ गलत हुआ है, कुछ चीजें आपके साथ ऐसे होते हैं, हम लोग यहाँ पर जो होता रहता है कि कुछ चीजें, सूचनाएं सबसे छुपाई जाती हैं, पर आप आरटीआई डालकर उनसे वो चीजें मांग सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मतलब सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बात आप ध्यान रखना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। कब हुआ है, 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, ये बात आप ध्यान रखना। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को स्वीकृति दी थी और इसे 21 जून 2005 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू लागू है, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह सभी जगह लागू है। आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आरटीआई डालो। आपके यहाँ जो काम हुआ है, यानी प्रधान ने जो, जैसे आपका विद्यालय में पैसा आया है, प्रिंसिपल खा गए, तो आपको जानना है कि पैसा क्यों बच्चों के ऊपर नहीं लगा और प्रिंसिपल जी अकेले क्यों खा गए। तो प्रिंसिपल जी ने पैसा जो खर्चा किया वो कहाँ खर्चा किया, वो सभी जानने के लिए आप आरटीआई दायर करेंगे, तो वो उन्हें उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है, डायट मेंटर कौन होते हैं। तो डायट मेंटर ये होता है, डायट संकाय के सदस्य होते हैं जिन्हें जनपद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक अनुसमर्थन और अनुक्षण के लिए नामित किया जाता है। डायट मेंटर शिक्षकों को शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में के मुताबिक शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जो डाइट होते हैं, वो जो शहर में सबसे बड़ा जो माना जाए शिक्षण संस्थान, वो डाइट ही होता है। यानी जो वो करते हैं, देखते हैं सारी चीजें, तो वही सारी चीजें हैं। वो ये देखते हैं कि विद्यालय में कब छुट्टी होगी, क्या सारी चीजें, क्या उसके समय सारणी होगी, वो सभी गाइडलाइंस वही जारी करते हैं। तीसवा जो क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है। जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है, इसका जो उत्तर होता ये होता कि 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन के एलिमेंट्री एजुकेशन या बाल शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, इतनी सी आपके लिए काफी, मतलब इतना आप लिखते। संसार के
सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, अतः कहीं 6 वर्ष के पश्चात और कहीं 7 वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा आरंभ की जाती है, जो प्रायः 5 वर्षों तक चलती है। तत्पश्चात बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं। इसके पहले के शिक्षा के स्तर को शिशु शिक्षा भी कहते हैं। तो वही प्रारंभिक शिक्षा, जब बच्चे आते हैं, कभी कभी आते हैं कलम वलम लेके, दूसरे दिन वो नहीं आते हैं, तो वही उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। कोई कभी कभी बच्चे आते हैं पंजीरी खाने आते हैं, तो कभी कभी बच्चे आपके आते हैं पंजीरी खाने गए थे, जो कि आंगनबाड़ी होता है ना, वो प्रारंभिक शिक्षा उन लोगों का वहीं शुरू होता है। तो जो बच्चे शरारती होते हैं, तो उनकी दादियाँ क्या करती हैं, उनको ले जाके उसी स्कूल में छोड़ आती हैं कि जाओ अब वहीं पढ़ो, अपना पंजीरी खाओ, वहीं पढ़ो अपना। पहले तो वो होता था, एक क्या बोलते हैं, एक आपको स्लेट दिया जाता था उसी पे लिखने उखने के लिए। अब तो ये सारी चीजें नहीं है बहरहाल, ठीक है। तो वहीं पर छोड़ आते थे, फिर वो सब हमारे वहीं से शुरू होता है, हमारा प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है। बात आप ध्यान रखना, कितने वर्ष से पूछे, 6 वर्ष के पश्चात 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की, ये आपकी आयु पूछे तो इसे आप ध्यान रखना, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक इसे प्रारंभिक एजुकेशन के अंतर्गत माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, चाइल्ड एजुकेशन, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है और यह राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। बस एक शायरी मैं आप सभी को सुनाऊंगा, फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दबा दो मगर ये बतला दो कि मुझे आराम तो नहीं होगा। ये जॉन एलिया का है। कोई अगर दिल टूटा हंसी को तो ये समझ पाएगा इस चीजों का दर्द और इस शायरी का अर्थ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, ठीक है, और लाइक करना भी आपका दायित्व है, और शेयर करना अपने दोस्तों के पास कि वो भी पास हो जाएं, जो बैक लगता है बैक ना लगे। बस, धन्यवाद।